यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रैंक अप कोर्स का एक नया लेक्चर, और जिसमें आजकल हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल की। तो एक नया टॉपिक आया है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के नाम से। इससे बच्चे बहुत घबराते हैं, बहुत हवा है इसका, इस नाम का है ना। बच्चों को लगता है पता नहीं क्या, एकदम बुलडोजर की तरह है कि जिसको हम पढ़ेंगे तो भाई साहब हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल बहुत ही अच्छा टॉपिक, और बहुत ही ऐसा मान लो कि बहुत बेकार टॉपिक भी आप इसको बोल सकते हो। क्यों अच्छा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को लगता है कि ऐसे ये टफ है तो ये इजी है एक्चुअल में। और बेकार इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि यू आर गोइंग टू डील विद द इंक्लाइंड प्लेन नाउ, है ना। तो अगर अब तक आप प्रोजेक्टाइल को सीधा नॉर्मल ग्राउंड से फेंक रहे थे, फ्लैट सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार आप कहां से प्रोजेक्ट करने वाले उसको? इंक्लाइंड से। ओके। तो अगर मैं मान लूं कि मैं बोलूं कि लेट वी हैव एन इंक्लाइंड प्लेन लाइक दिस, ऐसे करके मान लो मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, और ये एंगल को अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। ओके। तो अगर ये एंगल मेरा अल्फा है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? अल्फा है, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूं कि जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन के साथ डील कर रहे हो, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के साथ डील कर रहे हो, तो आपके पास आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या? पहली बात कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है। जरूरी नहीं होता कि एक्स एक्सिस को हमेशा ऐसे लो, इधर की तरफ लो, और वाई एक्सिस को हमेशा ऊपर की तरफ लो। ऐसा जरूरी नहीं होता। क्यों नहीं होता जरूरी? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर्बिट्रेरी होता है, मतलब उसको हम कहीं भी अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं। बस हमने सबसे पहले, तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, लेट मैं इधर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन को क्या मान लूं? एक्स एक्सिस। और इस डायरेक्शन को क्या मान लूं? लेट दिस इज वाई एक्सिस। यहां तक की बात समझ में आई? ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। मतलब अब पता है इंक्लाइन प्लेन मैंने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस। और फिर उसके परपेंडिकुलर मैंने क्या मान लिया? वाई एक्सिस। अगर मैं अपनी प्रोजेक्टाइल को नीचे खड़ा होकर फेंक रहा हूं, पहली बात, मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे हूं, और यहां से मैं अपनी प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ऐसे करके मान लो मैंने प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से एट एन एंगल बीटा, एट एन एंगल बीटा। अब मैं आपको बताता हूँ, दो एंगल है हमारे पास। एक अल्फा एंगल है, अल्फा इज द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। और बीटा वो वाला एंगल है इंक्लाइन प्लेन से जितने एंगल पे हमने किसी भी बॉडी को या किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है। बस में ओहो, समझ में आया सर? तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगी, कुछ कुछ आपको नजर आ रहा है? ये प्रोजेक्टाइल कुछ कुछ ऐसे जाके गिरेगी। हाँ या ना? अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो याद करो मैंने आपको, अच्छा पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरीके से मानना है ताकि हमें सॉल्व करते हुए कन्वेनियंट मेथड अप्लाई, मतलब कन्वेनियंस हमें मिले, ठीक है ना। सीधी सी बात यह है कि अगर मैं एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को गलत मान लूंगा तो मेरी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी और मैं आंसर को जज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लिया। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा में क्या करना होता है? दूसरा में कुछ नहीं करना। दूसरा में सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, यू एक्स फाइंड आउट कर लो, यू वाई फाइंड आउट कर लो, ए एक्स फाइंड आउट कर लो, और ए वाई फाइंड आउट कर लो। ये चार चीजें अगर आपको पता लग गई तो मैं बोल रहा हूँ आप आराम से पूरी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को पढ़ सकते हो, किसी भी चीज के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो यू एक्स और यू वाई फाइंड आउट करते हैं। अब यू एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यू का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना जाएगा बोलो? इट विल बी यू कॉस बीटा, और ये वाला यू साइन बीटा। बहुत अच्छी बात है। तो क्या इसका आंसर आ गया यू कॉस बीटा, और इसका आंसर आ गया यू साइन बीटा? जी सर। अब याद करो कि मैंने मान लो बोला कि आपकी ग्रेविटी जो लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, ऐसे जी, हाँ है ना। अच्छा जी। अगर ये एंगल अल्फा, तो याद देखो ध्यान से, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ज्वाइन कर दूं कुछ इस तरीके से, क्या ये एंगल 90, ये अल्फा, तो क्या ये 90 माइनस अल्फा बोलो? 90 माइनस अल्फा। तो जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा कितना? जी कॉस 90 माइनस अल्फा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा कितना? जी साइन 90 माइनस अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा जी कॉस अल्फा
और जी cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, जी साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा जी साइन अल्फा। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? चलो भाई बताओ, एक्स एक्सिस है ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जा रहा है नीचे की तरफ, इधर की तरफ, बोलो फटाफट। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, नेगेटिव हुआ। तो इसका मतलब एक्स कितना आएगा भाई, माइनस का जी साइन अल्फा, है ना? अच्छा जी। अब ध्यान से देखो तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस के उल्टा है, तो माइनस में आएगा, तो लिखा जाएगा माइनस का जी कॉस अल्फा। और भाई साहब, क्या चारों कंपोनेंट मिल गए हमें, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई। अच्छा जी। क्या हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे कैसे जज करना है वो भी देख लिया, कैसे उसको लगाना है ये भी देख लिया। बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। आगे सुनो। अब भाई यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई मुझे पता हो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। भाई बहुत बेसिक लेक्चर है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के ऊपर, अगर ये नहीं देखा तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे इसके, ठीक है ना? तो प्लीज इस लेक्चर में ध्यान से देखो एक बार। टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो, जब हमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकालते तो आप याद रखो वाई की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन याद रखो? वाई की। तो वाई की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, हाँ है ना? यही होती है इक्वेशन, मैंने लगा दी। अच्छा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिस्प्लेसमेंट? आपके मतलब अगर आप बॉडी को यहाँ से फेंक रहे हो और बाद में यहाँ के गिर रही है वो, ठीक है ना, तो बताओ वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। अरे जिस लेवल पे थी उसी लेवल पे आगे गिर गई, वाई एक्सिस में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, जीरो। अच्छा जी, यू वाई कितना है भाई, उठा दो, यू साइन बीटा, स्मॉल टी को मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ऑफ व्हाट इज ए वाई, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा माइनस का जी कॉस अल्फा अपॉन टू प्लस का यू साइन बीटा इक्वेटेड टू जीरो। ओके, टी कैपिटल टी तो जीरो नहीं हो सकता, तो ये पूरा ब्रैकेट जीरो के इक्वल इक्वल करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे टी भी आएगा एक, ठीक है। तो यू साइन बीटा इंटू टी इक्वल्स टू जी कॉस अल्फा और अपॉन टू भी आ रहा है, ठीक है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो फटाफट। कुछ गलत कर दिया क्या? एक मिनट, टी यहाँ पे आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से हटा दो, तो ये आ जाएगा टी, ठीक है। तो अगर मैं टी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, बोलो फटाफट, टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? इसको थोड़ा शॉर्टकट में याद रखने का तरीका, यू साइन बीटा क्या है, यू वाई, जी कॉस अल्फा क्या है, ए वाई का मैग्नीट्यूड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया टू यू वाई बाई ए वाई। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आई? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया? अच्छा देखो, कुछ चीजें होती है जो जैसे हम पढ़ते हैं, हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या क्या पढ़ते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ते थे, रेंज पढ़ते थे, एच मैक्स पढ़ते थे, और इन तीनों के ऊपर ही लड़ते थे, है ना? इन तीनों के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस को करते थे। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में आपको सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, बस। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बस में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रेंज तो हमें नहीं पता। तो भाई रेंज क्या होता है, रेंज होता है एक्स एक्सिस पे आपने कितना डिस्टेंस चला, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे रेंज देखूं तो ये वाली रेंज, ये है आपकी रेंज, ये डिस्टेंस, इसी को आप रेंज बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, रेंज बोलोगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। तो इसका मतलब आपको अगर रेंज निकालनी है तो ये किसका कंपोनेंट है, एक्स का कंपोनेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे किसकी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एक्स की। चलो एक्स की इक्वेशन लगाते हैं, एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, आ रही है? चलो, व्हाट इज एक्स, एक्स तो रेंज ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, बोलो, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस बेटा, यहाँ पे लगा देते हैं, सॉरी 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 सॉरी, यू कॉस बीटा इंटू कैपिटल टी, क्योंकि पूरा टाइम कितना लगा वहां तक जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ऑफ व्हाट इज ए एक्स, व्हाट इज ए एक्स, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स, बोलो।
ए एक्स की वैल्यू है माइनस का जी साइन अल्फा लगा दो यहाँ पे इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो रेंज का वैल्यू आएगा यू कॉस बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है अभी भी, टू यू साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा, तो लगा दो टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस हाफ ऑफ, ये माइनस ही हो जाएगा सॉरी, माइनस हाफ ऑफ जी साइन अल्फा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर मतलब टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो भाई ध्यान से देखो, तो यहाँ पे टू टू जा फोर हो जाएगा, मतलब ये क्योंकि टू का स्क्वायर फोर है ना, तो ये भी टू बचेगा। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आया, एक तो टू कॉमन आ गया, यू इंटू यू, यू इंटू यू का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर भी कॉमन आ गया, है ना। और नीचे से जी कॉमन भी आ गया, और कॉस अल्फा भी कॉमन ले लो, ठीक है, ले लिया कॉमन। चलो अंदर बताओ क्या होगा बचा, यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से टू कॉमन आ गया, बचा कॉस बीटा साइन बीटा, है ना, माइनस यहाँ क्या बचा ध्यान से देखो, जी बाहर चला गया, एक जी से एक जी कट गया था, ठीक है ना, तो ये जी तो खत्म ही हो गया, ये टू भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला टू भी बाहर चला गया, यू स्क्वायर भी बाहर चला गया, तो बचा क्या, ये बचा ये बचा एक तो साइन अल्फा बचा यहाँ पे डॉट, एक साइन स्क्वायर बीटा भी बचा ना शायद, यस, और एक क्या बचा, नीचे से एक बचा कॉस अल्फा, ठीक है। और यही बचा ना भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, अरे कुछ गलती कर दी क्या हमने, कुछ गलती कर दी क्या भाई, क्या सही है यहाँ तक। चलो आगे सॉल्व करते हैं, टू यू स्क्वायर, हाँ एक और चीज कॉमन आ रही है ध्यान से देखो, जो हम नहीं, जिसे को हमने कॉमन नहीं लिया, टू यू स्क्वायर साइन बीटा भी कॉमन आ रहा है ना, यस, और नीचे बचा जी कॉस अल्फा। अब देखो ध्यान से, नीचे एलसीएम ले लिया मैंने कॉस अल्फा, साइन बीटा बाहर जा चुका है ना, तो इसके नीचे वन है, तो यहाँ का टेबल चलेगा कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉस अल्फा एलसीएम आ चुका है, एक साइन बीटा बाहर जा चुका है, तो बचा क्या साइन अल्फा साइन बीटा, है ना। अच्छा बताओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का ना, ग्रेट। तो लिखा जाएगा रेंज विल बी इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज योर रेंज, ये है आपकी रेंज, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फॉर्मूले को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हो। अगर फॉर्मूला भी ध्यान ना रहे तो आपको तरीका याद होना चाहिए कैसे इसको डिराइव करना है, कैसे इसमें वैल्यूज लगानी है, इतनी बात क्लियर है सबको। चलो इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ भाई, रेंज का फॉर्मूला भी सब लोग डिराइव कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सब लोग डिराइव कर लेते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है बच्चों को। लेकिन जब दिक्कत आती है तो दिक्कत आती है मैक्सिमम रेंज में। जैसे याद करो कि हमारे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होती थी, तो उसमें 45 डिग्री पे अगर किसी चीज को फेंक दिया तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरती थी, है ना। लेकिन क्या इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में 45 डिग्री इज द एंगल फॉर विच द रेंज विल बी मैक्सिमम, नो आई कांट से, देन व्हाट विल बी द एंगल, हाउ कैन वी डिराइव द एंगल, वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे बताओ, आप कौन सा एंगल को चेंज कर सकते हो, क्या आप इंक्लाइन के एंगल को चेंज कर पाओगे, अल्फा को, नो सर, व्हाई, बिकॉज इट इज प्री डिफाइंड, वेरी गुड, then which angle you can change, you can change the angle of beta, like you can change the angle of projection, if you're throwing anything at an angle of 30 degree, then in the next one, or in the next time you can throw it at any other angle, 45 degree 46 degree 50 degree and so on। इसका मतलब हम लोग बीटा को चेंज कर पाएंगे, तो इसका मतलब बीटा को चेंज करने से रेंज कब मैक्सिमम होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल टूल का यूज करेंगे,
जिसको आप पढ़ने वाले हो क्लास 12th में। क्लास 12th में जब आप मैथ्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। उसको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा। क्या बोलते हैं? मैक्सिमा मिनिमा। ये मैंने थोड़ा सा करवाया भी था जब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज मेरे बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर देखो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं, अगर मुझे मैक्सिमम रेंज निकालनी है फॉर आर मैक्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं रेंज का डिफरेंशिएशन करूंगा बीटा के रिस्पेक्ट में और उसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। दिस इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल, ओके। तो आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ओके। ग्रेट, करते हैं फिर डिफरेंशिएशन। चलो, डी आर बाई डी बीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट है ना, ये हाँ है ना, कांस्टेंट है या नहीं है बताओ। तो इसको पहले एज इट इज लिख दें। चलो लिख देते हैं फिर, 2u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिया। बचा क्या, अंदर ब्रैकेट में बचा है साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो फंक्शन है अलग अलग और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल बोलता है पहले का डिफरेंशियल, साइन बीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरे वाला एज इट इज, कॉस अल्फा प्लस बीटा विल बी एज इट इज माइनस, सॉरी प्लस, फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा का डिफरेंशियल इट विल बी माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा into sin beta as it is, into sin beta as it is. So dr by d beta will be equal to 2u² अपॉन g cos square alpha, अंदर बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b। अगेन वो किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का, तो हम लिखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा आया ना। तो मुझे समझ में आ रहा है डी आर बाई डी बीटा इक्वल टू 2u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बन गया कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, गुड। अगर मैं डी आर बाई डी बीटा को इक्वेटेड टू जीरो कर दूं, इक्वल टू जीरो कर दूं, मैंने बताया था ना इसको इक्वल टू जीरो रखना है, तो ये पूरा के जीरो का रखने का कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है, तो किसको जीरो रखना पड़ेगा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा को जीरो रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। और कॉस थीटा जीरो कब होता है सोच के बताओ, 0 डिग्री पे होता है क्या, नहीं ना, क्या 90 डिग्री पे होता है, यस सर। तो क्या अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आ गई, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या 2 बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा आ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा बाई 2 आ गया। इसको ऐसे ही रटो, इसको ऐसे ही रटो, 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब तुम्हें थोड़ी सी फील आएगी, ध्यान सुनना। 90 माइनस अल्फा बाई 2 का मतलब समझाता हूं तुम्हें मैं क्या होता है, देखो ध्यान से। ऐसे हमारा इंक्लाइन प्लेन था, इसको हम एंगल अल्फा बोलते थे, यहां से हम खड़े होके यहाँ पे किसी चीज को फेंकते थे ऐसे यू वेलोसिटी से एट एन एंगल बीटा, है ना, थी या नहीं थी। तो ये बीटा कितना होना चाहिए सबसे पहले सोचते हैं एक बार, पहले मुझे बताओ, अगर ये एंगल अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा क्या होगा, क्या वर्टिकल हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन, तो ये हमारा टोटल एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, होगा नहीं होगा बताओ। तो बीटा क्या है, बीटा मतलब इसका हाफ, इसका हाफ, मतलब मैं बोल सकता हूं कि बीटा आएगा, ऐसा मान के चलो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हाँ है ना। तो इसका मतलब बीटा, बीटा किसका किसका बाइसेक्टर है, 90 माइनस अल्फा का बाइसेक्टर है ना। तो अगर सिंपल सी भाषा में समझो, इंक्लाइंड के एंगल को छोड़ के जो एंगल बचा वर्टिकल के साथ, इंक्लाइंड के एंगल को छोड़ के जो एंगल बचा वर्टिकल के साथ, उसके आधे पे अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे, सो दैट विल बी द प्रोजेक्टाइल फॉर द मैक्सिमम रेंज। नहीं आया समझ में, क्या हमने फॉर्मूला रटा 90 माइनस अल्फा बाई 2, यस सर। ये कौन सा एंगल होता है, वर्टिकल के साथ एंगल लेना है, ठीक है ना, जो जो हमारा एंगल वर्टिकल के साथ बचा प्रोजेक्टाइल का उसका हाफ, क्लियर है बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये एंगल कितना होगा अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर से फेंकूं, मान लो कि हमारे पास दोबारा फिर एक इंक्लाइन प्लेन है लाइक लाइक दिस, हमारे पास दोबारा फिर एक इंक्लाइन प्लेन है लाइक दिस, और इस बार मान लो कि मैं यहां से किसी चीज को फेंक रहा हूं, तो क्या करूंगा,
ये एंगल दोबारा फिर अल्फा है, तो इस बार बीटा क्या होगा? मैक्सिमम रेंज के लिए कितने एंगल पे फेंकू बताओ? एनी आइडिया? डू यू हैव एनी आइडिया? बोलो फटाफट, बोलो। दोबारा फिर वर्टिकल के साथ देखना है एंगल। जी, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन आपने खींची तो ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 माइनस अल्फा। इस बार हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना है? इस बार जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो ये है, ये वाला। ये एंगल कितना है बोलो फटाफट? ये इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक्स। चलो, हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 180। तो क्या एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 आ गया, तो एक्स की वैल्यू 90 प्लस अल्फा आ गई क्या? 90 प्लस अल्फा। और मुझे पता है कि अगर मैं इसके आधे एंगल पे फेंकूंगा, अगर मैं किसी प्रोजेक्टर को इसके आधे एंगल पे फेंकूंगा, तो ये वाला एंगल होगा जिसमें मुझे मैक्सिमम रेंज मिलेगी, एंड दैट विल बी 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो इसका मतलब अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे नीचे खड़े होकर किसी चीज को फेंक रहे हो तो 90 माइनस अल्फा बाई 2, ऊपर खड़े होकर फेंक रहे हो तो 90 प्लस अल्फा बाई 2। सिंपल सी भाषा में याद रखना है फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज में। आएगा समझ में? अब अगर कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेंज फॉर दिस एंगल, तो अब सिंपल सी बात है, आप मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हो। रेंज के फॉर्मूले में या तो बीटा की वैल्यू को पुट कर दो या फिर अल्फा की वैल्यू को पुट कर दो, जिसमें फॉर्म में आपको आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत बहुत सिंपल सा। मान लो कि किसी ने आपको बोला कि लेट वी हैव अ 37 डिग्री एंगल, और लेट आपने यहाँ से किसी प्रोजेक्टर को फेंक दिया 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इज इट क्लियर? और मान लो कि आपसे पूछ लिया गया कि बताओ आर मैक्स कितना होगा, हाँ या ना? तो क्या इस पे आर मैक्स आ जाएगा? नहीं, आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि सर एंगल आपने गलत लिया है आर मैक्स के लिए। अगर आपको मैक्सिमम रेंज करनी है तो आप क्या करोगे? आप कितने एंगल फेंकोगे इसको? 90 माइनस 37 करोगे तो कितना आएगा? 53। 53 का आधा, 53 का आधा कितना होता है? 53 का आधा कितना होता है? 26.5 डिग्री पे अगर मैं इसको फेंकता तो ये प्रोजेक्टाइल सबसे दूर जाके गिरती, लेकिन 30 डिग्री पे फेंका तो क्या थोड़ा पास गिर जाएगी? ऑब्वियस सी बात है। अच्छा जी, समझ में आया सर। अब मान लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा गया व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लेट, तो बहुत सिंपल सी भाषा में समझना है। 50 के पहले कंपोनेंट कर लो आप। 50 cos 37 कितना, 50 cos 30 कितना होता है? 50 इंटू रूट 3/2, दैट विल बी 25 रूट 3। और ये कितना होगा? 50 cos sin 30, इट विल बी 25। तो ये आ गया यूएक्स, ये आ गया यूवाई। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फटाफट, 2u/y बाई ए वाई, है ना? चलो, 2 इंटू यू वाई की वैल्यू कितनी है भाई? ये यू वाई है ना, 25 है ना जी, अपॉन ए वाई कितना है? अच्छा, ग्रेविटी होता है यहाँ पे जी, इधर की तरफ एक कंपोनेंट होता है जी cos 37 हो जाएगा इधर की तरफ, एंड जी cos 37 विल बी 10 cos 37 विल बी 8, और 10 sin 37 विल बी 6। ठीक है, तो हमें देखना वाई डायरेक्शन में कितनी कितनी एक्सेलरेशन है हमारी? 8 है। तो 2 4 जा 8, आंसर आ गया 25/4 सेकेंड्स। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि नीचे की तरफ जो ए वाई लगाना होता है उसको मैग्नीट्यूड लगाना होता है। ठीक है, अब अगर रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट? रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, बोलो? रेंज का फॉर्मूला होता है यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही होता है। मैं फॉर्मूला याद नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, मुझे इक्वेशंस याद है, मैं सारी वैल्यू लगा दूंगा। यू एक्स की वैल्यू 25 रूट 3 अभी अभी आपने निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट आया 25/4, प्लस हाफ ऑफ ए एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो? एक्स डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है? -6, और फिर टी का स्क्वायर मतलब 25/4 का स्क्वायर मतलब 625/16। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 625 रूट 3/4, 2 3 जा 6 माइनस का 625 इंटू 3/16। 625 इज कॉमन, अंदर बना रूट 3/4 माइनस 3/16। दिस इज योर आंसर। ये आ गया आपका रेंज। बोलो ये बात समझ में आती है ये नहीं आती? वेरी सिंपल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे सिंपल भाषा में। आपको सिर्फ चार ही बातें याद रखनी है, मतलब कुछ बातें याद रखनी है। पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अच्छे से मानना है, डन। फिर आपको यू एक्स यू वाई निकालना है, फिर आपको ए एक्स ए वाई निकालना है, फिर आपको इक्वेशंस लगानी है, बस। दैट इज द कंडीशन फॉर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल।
मुझे लग रहा है सबको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो प्लीज आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और अभी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा कुछ और अपडेट्स लेके, कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू। सतर्क रहे, सावधान रहे और अपना ख्याल रखें, है ना।